भानु अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रीति का मारा थप्पड़ ही याद आ रहा था। उसने शराब का एक घूंट पिया और बोला, तुम सोच भी नहीं सकती हो प्रीति कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा है उसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। आज से तुम सिर्फ रोओगी, और वो भी खून के आंसू। मौत से भी बदतर जिंदगी बना दूंगा मैं तुम्हारी, ये वादा है मेरा। इतना कहकर भानु ने गुस्से में अपना ग्लास खत्म किया और टेबल पर रखा, अपना फोन उठाया और फिर किसी से फोन पर बात करने लगे। दूसरी ओर पारो एक पेड़ पर लगे झूले पर बैठी इमली खा रही थी और प्रीति भी उसी पेड़ पर बंधे दूसरे झूले पर बैठी पारो की कही बातों के बारे में सोच रही थी। तभी पारो ने पूछा, कब तक ऐसे चुप बैठने वाली है? अभी तक मेरी कही बातों के बारे में सोच रही है? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोच रही हूँ। प्रीति की ये बात सुनकर पारो अपने झूले से उतरी और उसके पास आई। उसने प्रीति के झूले को पकड़ा और बोली, प्रीति तू तो 3 साल दिल्ली जैसे बड़े शहर में पड़ी है, तो तुझे वहाँ कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? प्रीति भी झूले से उतरी और बोली, मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए गई थी, दिल लगाने नहीं। और तुझे तो पता ही है कि मुझे कितनी मुश्किलों से वहाँ जाकर पढ़ाई करने की इजाज़त मिली थी, इसलिए मैंने हमेशा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया था, कभी कुछ और सोचा ही नहीं। पर वहाँ कोई तो ऐसा होगा जो तेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने तुझे इतना अच्छा रूप रंग दिया है कि तुझे देखकर तो कोई भी तुझे चाहने लगे। पारो की बातें सुनकर प्रीति हंसने लगी और उसकी ओर देखकर बोली, पारो वो दिल्ली है और मेरे कॉलेज में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पढ़ती है, समझी? पर वहाँ तेरे दोस्तों तो होंगे ना, कोई सहेली होगी, तूने किसी से तो दोस्ती की होगी ना? पारो के इतना पूछते ही प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ की है, बहुत से दोस्त है मेरे वहाँ, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम विवान है। बहुत 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 अच्छा है वो। जब मैंने कॉलेज में पहली बार कदम रखा था तो मुझे वहाँ बहुत मुश्किल हुई थी, पर विवान ने मेरी हमेशा हेल्प की। उसकी वजह से वो कॉलेज कब मेरा कॉलेज बन गया मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी वहाँ सुमेर और भैरव आ गए। सुमेर गुस्से में बोला, ओए मेरे होते हुए ये तेरा कौन सा दोस्त पैदा हो गया? बता मुझे, अभी साले की गर्दन उखाड़ता हूँ। सुमेर के इतना कहते ही प्रीति और पारो हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी और फिर अचानक से जोर की हंस पड़ी। दोनों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। सुमेर का गुस्सा और बढ़ गया, पर भैरव भी हंसने लगा। ओए तुम दोनों हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक थोड़ी मारा है, सुमेर ने चिढ़कर पूछा। तो प्रीति हंसते हुए बोली, जोक ही तो मारा है तूने। बड़ा आया मेरे दोस्त की गर्दन उखाड़ने वाला। शक्ल देखी है अपनी आईने में? बदन कहीं का बड़ी पहलवानी दिखा रहा है मुझे, पर अगर एक कुत्ता भी तुझे देखकर भौंकता है ना, तो तू धूम दबाकर भाग जाता है, और विवान की गर्दन कोई छोटा सा पौधा है जो तू उखाड़ कर फेंक देगा। रोज वर्जिश करता है वो, तुझे एक हाथ मारेगा ना तो तू कहाँ जाकर गिरेगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। ये सुनकर सुमेर गुस्से में बोला, प्रीति तेरा वो दोस्त कितना भी बड़ा पहलवान क्यों न हो, पर वक्त आने पर तेरे काम सिर्फ मैं ही आऊंगा। तू देखना, जब भी तुझे एक दोस्त की मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं ही तेरी मदद करूंगा। तू बस एक बार मुझे पुकारेगी तो ठाकुर जी की 100 ये सुमेर तेरे लिए अपनी जान हथेली पर लिए दौड़ा चला आएगा। प्रीति मुस्कुराते हुए फिर से बोली, देखते हैं। सुमेर भी बोला, देख लेना, एक दिन ये सुमेर सिंह तेरे प्यार में
खुद को फना करके दिखाएगा। बस कर सुमेर, कब से बकवास किए जा रहा है। मैं तुझे कितनी बार एक ही बात समझाऊं कि मेरे सपने देखना छोड़ दे। मैं तुझसे प्यार नहीं करती और नहीं कभी करूंगी। तू मेरे बचपन का दोस्त है और हमेशा वही रहेगा, समझा। अब इससे आगे एक भी बकवास मत करना, वरना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। प्रीति उसकी बातों से इरिटेट होकर बोली। तो सुमेर भी उसी के लहजे में बोला, तू चाहे मेरा मुंह नोच, चाहे मुझे थप्पड़ मार, पर फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि मैं अगर ब्याह करूंगा तो तुझसे करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, तो मत करना। मुझे क्या, चल पारो, वरना इसकी बकवास कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर प्रीति ने पारो का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी सुमेर फिर से बोल पड़ा, हाँ जा, चली जा, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तुझे ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुझसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए पारो की ओर देखते हुए वहां से चली गई। पारो भी मुस्कुराने लगी। उनके जाते ही भैरो सुमेर के पास आया। ओए मजनू की औलाद, ये अपनी दिल लगी और फिल्मी बातें कुछ दिनों के साइड में रख और ये सोच कि प्रीति से जमीन के कागजों पर साइन कैसे करवाएंगे। आदित्य बाबू ने हमें मिलने बुलाया है, हम उनसे क्या कहेंगे, कुछ सोच। सुमेर 2 पल सोचकर बोला, चल मेरे साथ। कहाँ? आदित्य बाबू से मिलने? भैरो ने हैरानी से पूछा। अरे पर हम वहां जाकर बोलेंगे क्या? सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। भैरो भी गुस्से में उसके पीछे पीछे चल दिया। इधर जगदीश जैसे ही घर पहुंचे तो गंगा ने उन्हें भानु की हरकतों के बारे में बताया। उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। गंगा जगदीश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सुनिए जी, आप बाबा सा क्या आते ही उनसे कह दीजिए कि वो भानु प्रताप को साफ साफ इस रिश्ते के लिए न कह दे। जगदीश गुस्से में बोले, हाँ गंगा, अब तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं सब कुछ जानने के बाद अपनी बच्ची का हाथ उस घटिया आदमी के हाथों में कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। कैसर दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर आई और बोली, जगदीश, कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना और ये भी याद कर लेना कि तुम्हारी बेटी प्रीति एक बाल विधवा है और उसका पति बचपन में ही मर चुका है। केसर के इतना कहते ही गंगा और जगदीश उसे हैरानी से देखने लगे। उनके चेहरे देखकर केसर फिर से बोली, तुम शायद ये बात भूल गए हो, पर सच यही है कि प्रीति एक बाल विधवा है और हमने ये बात गांव में सबसे छिपा कर रखी है। प्रीति भी ये बात नहीं जानती कि उसकी शादी तो बचपन में ही हो गई थी, और अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि प्रीति या गांव में किसी और को ये बात पता चले तो जल्द से जल्द उसकी शादी भानु प्रताप से कर देने में ही उसकी भलाई है, वरना तुम ये अच्छे से जानते हो कि अगर गांव में किसी एक इंसान को भी ये बात पता चल गई कि हमारी प्रीति विधवा है तो गांव के लोग उससे दूर भागने लगेंगे, उसे अपशगुनी कहकर उसे हर शुभ काम से दूर रखेंगे। जिस रास्ते से वो गुजरेगी लोग उस रास्ते को बदल देंगे, इसलिए मेरी बात को समझो और ये शादी हो जाने दो। ये प्रीति की खुशनसीबी है कि ठाकुर भानु प्रताप जैसे आदमी उससे शादी करना चाहते हैं, और अगर उन्हें या उनकी माँ सा को ये बात पता चल गई तो उनकी माँ ये शादी कभी नहीं होने देगी। केसर की बातें सुनकर जगदीश गुस्से में भर के भाभी सा, अच्छा होगा अगर आप ये सच दोबारा अपनी जुबान पर कभी ना लाए, क्योंकि बचपन में बाबा सा की जिद की वजह से हमने प्रीति का ब्याह कर दिया था और मेरी बच्ची उस उम्र में विधवा भी हो गई थी जब वो ठीक से बोलना तक नहीं जानती थी, पर मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरी बेटी की शादी
भानु प्रताप से कभी नहीं होगी, कभी नहीं। और अगर आपने ये सच गलती से भी किसी को बताया तो आप खुद को इस हवेली से बाहर पाएगी, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। जगदीश के इतना कहते ही केसर उसे हैरानी से देखने लगी और जगदीश गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाते ही गंगा ने केसर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाभी सा, उनकी बातों को दिल से मत लगाएगा। आप तो जानती हैं ना कि वो प्रीति से कितना प्यार करते हैं और प्रीति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में ये सब कह दिया। आपका दिल दुखाने का उनका कोई इरादा नहीं था। गंगा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि केसर गुस्से में वहां से चली गई। उनके जाते ही गंगा परेशान होकर बोली, है ठाकुर जी, ये प्रीति के बाबा गुस्से में क्या कह गए? आज इतने सालों बाद वो बात केसर भाभी सा की जुबान पर आ गई जिसे हम सबसे छिपाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सालों पहले हमने अपना गांव तक छोड़ दिया था और यहाँ आ बसे थे। हमारी बच्ची गांव वालों की सदियों पुरानी सोच का हिस्सा ना बने, इसलिए प्रीति के बाबा ने सबके खिलाफ जाकर उसे पढ़ाया। पर आज जो हुआ उसके बाद फिर से अपनी लाड़ों की खुशियां छीनने का डर मन में सताने लगा है। हे ठाकुर जी, मेरी बच्ची से उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशियां मत छीनिएगा, प्लीज मत छीनिएगा। कोई ऐसा उसकी जिंदगी में भेज दीजिए जो उसे उसके अतीत से बहुत दूर ले जाए, ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रह सके। दूसरी ओर केसर गुस्से में अपने कमरे में आई। जगदीश की धमकी उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने गुस्से पर काबू करके आंखें खोलकर बोली, सालों तक ये राज मैंने अपने सीने में बस इसलिए दबाकर रखा था क्योंकि बाबा सा ने जगदीश के कहने पर मुझे और मेरे बेटे को इस घर में रहने की इजाजत दी, और यही वजह थी कि मैंने ये बात विक्रांत को भी नहीं बताई। मुझे लगा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सच जानने के बाद शायद कोई प्रीति से शादी नहीं करेगा, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो जिंदगी भर इस हवेली की मालकिन बनकर यही रहेगी और मुझे और बेटे को जिंदगी भर उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम उसकी शादी भानु प्रताप से करवाना चाहते थे, ताकि वो इस घर से चली जाए और हमें उसके हिस्से की सारी जायदाद भी मिल जाए। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरा बेटा सारी उम्र इस घर का गुलाम बना रहेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। प्रीति की शादी भानु प्रताप से होकर ही रहेगी, फिर चाहे मुझे प्रीति के विधवा होने का राज जग जाहिर ही क्यों ना करना पड़े। केसर यही सब सोच रही थी कि तभी वहां विक्रांत आ गया। उसने आते ही गुस्से में अपनी बंदूक फेंकी और बोला, मासा, कल से ठाकुर साहब को 50 फोन कर चुका हूं, पर उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर साहब ऐसे अचानक से क्यों चले गए। वो तो प्रीति से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो यूं हमें बिना कुछ बताए चले गए। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे उनसे बात करूं। ये सुनकर केसर ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और बोली, विक्रांत, हमें खुद चलकर ठाकुर साहब से बात करनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। तुमने जगदीश के साथ बराबर की मेहनत की है, तब जाकर जगदीश ने इतना कुछ हासिल किया है। प्रीति तो पराया अमानत है, इसलिए जगदीश की जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा। हमें आज और अभी जाकर ठाकुर साहब से मिलना होगा, क्योंकि एक वही है जो तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकते हैं। शायद आप ठीक कह रही है मासा, हमें ठाकुर साहब से मिलना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
चलिए, हमें आज ही निकलना होगा, क्योंकि कल दादा सा अमरनाथ के लिए निकल जाएंगे। उनके जाने से पहले हमें कुछ भी करके उनसे इस शादी के लिए हाँ करवानी ही होगी। विक्रांत की बातें सुनकर केसर तुरंत बोली, विक्रांत तुम मेरा नीचे इंतजार करो, मैं बस अभी आई। जी माँ सा, इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया। उसके जाते ही केसर ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना बक्सा निकाला। वो बक्से को लेकर बैग पर बैठी। उसने अपनी कमर में टंगा बटुआ निकाला और उसे खोलकर उसमें से एक चाबी निकाली। केसर ने चाबी से उस बक्से पर लगा ताला खोला। बक्से में कुछ पुरानी चीजें थी। केसर ने उसमें कुछ ढूंढना शुरू किया, तभी कुछ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बक्से में से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें दो बच्चे दूल्हा दुल्हन बने हुए थे। उस तस्वीर को देखकर केसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रीति, अब ये तस्वीर तुम्हारी और भानु की शादी करवाएगी, क्योंकि तुम्हारा ये बचपन वाला पति तो सालों पहले ही नदी में बह गया था और तुम विधवा हो गई थी, पर अब तुम्हारा यही स्वर्गवासी पति तुम्हारी शादी भानु से करवाएगा। इतना कहकर केसर ने मुस्कुराते हुए बक्सा फिर से लॉक किया और अलमारी में रख दिया। उसने अलमारी बंद करते हुए तस्वीर फिर से देखी और अपने कमरे से बाहर आई। विक्रांत नीचे जीप के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, तभी वहां प्रीति पारो के साथ आ गई। उसे आते देख विक्रांत गुस्से में उससे बोला, घर में तेरी टांग रुकती है या नहीं? दिन भर इस पारो के साथ सारे गांव में डोलती फिरती है। ब्याह पक्का होने वाला है तेरा ठाकुर साहब से। अगर उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली पत्नी दिन भर इस नौकर की बेटी के साथ मटर गश्ती करती फिरती है, तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? प्रीति गुस्से में भर की, जवाब तो आप तब देंगे ना भाई सा, जब मैं उस घटिया आदमी से शादी करूंगी। जब मैं ये शादी करूंगी ही नहीं, तो आपको भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीति का इस तरह जवाब देना विक्रांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में चीखा, कैंची की तरह चलने लगी है तेरी जुबान। शहर जाकर बहुत पर निकल आए हैं तेरे, लेकिन तू ये भूल गई है कि मुझे तेरे पर काटना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बिना मुझे गुस्सा दिलाए सीधे घर में जा और बिना मेरी इजाजत के अब उस घर से बाहर मत निकलना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? विक्रांत को गुस्से में देखकर पारो चुपचाप वहां से चली गई, पर प्रीति अभी भी वही खड़ी विक्रांत को घूर रही थी। उसकी इस हरकत ने विक्रांत का गुस्सा और बढ़ा दिया और वो फिर से चीखा, प्रीति अंदर जा। प्रीति अकड़कर बोली, नहीं जाऊंगी, आज आप मेरी टांगे तोड़ ही दीजिए। प्रीति के इतना कहते ही विक्रांत ने गुस्से में प्रीति को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर तभी गंगा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, विक्रांत क्या कर रहा है? छोटी बहन है वो तेरी, यूं जवान बहन पर हाथ उठाना क्या सही है? विक्रांत ने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस पर हाथ उठाने का, काकी सा, पर बदतमीजी देखी आपने इसकी, मुझसे जुबान लड़ा रही है। तभी वहां केसर भी आ गई। गंगा ने गुस्से में प्रीति की ओर देखा और उसकी बाह पकड़कर बोली, बहुत ज्यादा जुबान चलती है तेरी आजकल। अगर मुझे पता होता कि तू शहर जाकर बड़ों के साथ बदतमीजी करना सीख कर आएगी, तो ठाकुर जी की 100 मैं तेरे बाबा सा की एक नहीं सुनती और तुझे शहर कभी नहीं जाने देती। माफी मांग अपने भाई सा से। प्रीति गुस्से में बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मैं भाई सा से माफी मांगूं। गंगा गुस्से में चीखी, माफी मांग प्रीति अभी। तभी केसर तीखे लहजे में बोली, रहने दे गंगा, तेरी बेटी विक्रांत से माफी कभी नहीं मांगेगी,
क्योंकि इसे ये बात अच्छे से पता है कि ये घर इसका है और हम इस घर के नौकर हैं और नौकरों से माफ़ी नहीं मांगी जाती। उनकी तो बेइज्जती की जाती है जो इसने मेरे बेटे की कर दी है। ये सुनकर गंगा नम्रता से बोली, भाभी सा, आप बच्चों की छोटी सी बहस को कहाँ से कहाँ ले जा रही है। ये दोनों तो बचपन से ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे हैं और फिर इनकी सुलह भी हो जाती है। आप ऐसी बातें करके बच्चों के बीच दूरियां तो पैदा मत करिए। ये घर उतना ही विक्रांत का है जितना प्रीति का है और विक्रांत को पूरा हक है इसे डांटने फटकारने का। मैंने तो आज तक इस बात के लिए विक्रांत को कभी नहीं रोका, तो फिर आपको क्यों लगता है कि हम आपके अपने नहीं, पराए हैं और ये घर आपका नहीं है। प्रीति ने तो आज नहीं तो कल ब्याह के यहाँ से चले ही जाना है। उसके बाद ये घर विक्रांत का ही तो है। ये सब बस कहने भर की बातें हैं गंगा, पर सच यही है कि हम इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे पति की दया पर जीते आए हैं। और थोड़ी देर पहले तुम्हारे पति ने मुझे क्या धमकी दी थी वो तो तुमने सुनी ही थी ना, केसर ने गुस्से में पूछा। गंगा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, उन्होंने जो कहा वो बस गुस्से में उनके मुंह से निकल गया था भाभी सा। अब तक तो वो अपनी कही बात भूल भी चुके होंगे। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं भाभी सा, और मैंने भी तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह ही देखा है। फिर आप ये सब सोचकर खुद को तकलीफ क्यों दे रही है। केसर गुस्से में कुछ नहीं बोल सकी। ये सारी बातें सुनकर प्रीति को अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ी और विक्रम से बोली, भाई सा, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्रॉमिस। ताईसा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। विक्रांत बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। केसर भी प्रीति को घूरते हुए जीप की ओर बढ़ने लगी तो गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी सा, अब तो प्रीति ने माफी भी मांग ली है। मैं भी उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दीजिए। केसर ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, प्रीति के ब्याह में कोई अड़चन न आए और बिना सच बाहर आए ये ब्याह के अपने घर चली जाए। उसी की मन्नत मांगने टेकरी वाली माता के दर्शन करने जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। ये सुनकर प्रीति ने झट से पूछा, मैं भी आपके साथ चलूं ताईसा? बहुत दिनों से टेकरी पर नहीं गई मैं। केसर गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार तुझे वहां लेकर गई थी तो तू अकेली जंगल में मोर के पीछे चली गई थी। 2 घंटे लगे थे तुझे ढूंढने में, इसलिए तुझे तो हरगिज नहीं ले जाऊंगी। भगवान ना करे अगर वहां तुझे एक खरोंच भी आ गई तो तेरी माँ सा और बाबा सा हम पर इल्जाम लगाएंगे कि हमने तेरा ख्याल नहीं रखा। चल विक्रांत। विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाते ही गंगा ने गुस्से में प्रीति को घूरा। प्रीति उन्हें देखकर मुस्कुरा दी, पर गंगा उसे घूरते हुए घर के अंदर चली गई। प्रीति वही खड़ी मुंह बनाकर अपना दुपट्टा उंगली पर लपेटने लगी। लेखिका कविता वर्मा।